तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज जो इजराइल ने फ़लस्तीन के लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, आज हम इस वीडियो में इसी पर डिटेल में बात करेंगे। इजराइल की शुरुआत कब हुई? काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इजराइल की शुरुआत 1948 में हुई, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बल्कि इजराइल की शुरुआत तो हज़ारों सालों पहले ही हो चुकी थी। माना जाता है कि इजराइल की शुरुआत सेकंड मिलेनियम बीसी में हुई थी, जो कि 1000 और 2000 BCE के बीच का टाइम पीरियड होता है, जिसमें आज का इजराइल और इजिप्ट का बड़ा हिस्सा और लिबनान का और जॉर्डन का बहुत बड़ा लैंड शामिल था। आगे चल के यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल दो किंगडम में स्प्लिट हो गया, द किंगडम ऑफ सेमेरिया एंड द किंगडम ऑफ जुड़ा। लेकिन जल्द ही 722 BC में एसिसियन एम्पायर ने समेरिया एम्पायर पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से समेरियन एम्पायर के जूस को मजबूरन जुड़ा किंगडम में भागना पड़ा। लेकिन यहूदियों की बुरी किस्मत तो देखें, 580 BC को बेबीलोन एम्पायर ने जुड़ा एम्पायर पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद द फर्स्ट टेम्पल ऑफ जेरूसलम को भी तबाह बर्बाद कर दिया बेबीलोन एम्पायर ने, जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 967 BC में बनाया था, जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन और जूस तीनों के लिए बहुत बड़ा होली प्लेस है। फिर 586 BC को साइरस द ग्रेट ने जुड़ा किंगडम पे कब्जा कर लिया और जूस को वापस बुलाया और फर्स्ट टेम्पल ऑफ जेरूसलम को भी फिर से रिबिल्ड करवाया। फिर उसका नाम सेकंड टेम्पल ऑफ जेरूसलम पड़ा। फिर 332 BC को बारी आती है द ग्रेट अलेक्जेंडर की एम्पायर मैसिडोना की। उसने फिर एकामेंडा एम्पायर को शिकस्त दी और फिर से जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया। यहूदियों पर जुल्म के पहाड़ तो तब टूटे जब रोमन्स ने 160 BC में एक सेंचुरी से ज़्यादा के टाइम में यहूदियों पे इतने जुल्म की कोई इंतहा ना छोड़ी। रोमन्स का जब दिल करता यहूदियों को मार देते। इतने जुल्म और कत्ल रोमन्स ने यहूदियों पे किए कि आज तक हिस्ट्री में ऐसे कत्ल यहूदियों पे किसी ने नहीं किए हैं। फिर जिसकी वजह से यहूदियों की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि जैसे कि लग रहा था कि यहूदियों का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। फिर एक टाइम पे यहूदियों के लिए गोल्डन एज आई 638 में, जब यहूदियों ने मुस्लिम्स के साथ मिलकर सलेबी क्रूसेड्स की जंगें लड़ी। तब मुस्लिम्स के साथ अमन के साथ रहने लगे जूस, और जूस की उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलेशन ग्रोथ की। और दूसरी जूस के लिए गोल्डन एज था भाई, जब जूस ने 1570 AD में ओटोमन एम्पायर से ऐसे समझौता करके अमन करके 4 सेंचुरीज तक खुशहाली की जिंदगी गुजारते रहे। फिर पेस्टन होता है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1917 में, जब फ़लस्तीन वाला हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास चला गया। अब जो यहूदी थे वो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो फ़लस्तीन वाला हिस्सा है ना वो हमें दे दो, हम उसके बदले में तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे देंगे। प्लानिंग तो जूस 1817 से बनाते आ रहे थे कि अपनी कोई कंट्री, सेपरेट कंट्री बनाए, क्योंकि उनकी हिस्ट्री बहुत ख़राब गुजरी है। हर एम्पायर सेंचुरी से वो मार खाते आ रहे हैं पूरी दुनिया से। फिर यहाँ पे पेस्टन होता है 1939 में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, जब हिटलर ने 60 लाख जूस को सरेआम कत्ल करवा दिया। तब जूस यूरोप की कंट्रीज में और फ़लस्तीन में भागने लगे। Hey, I've seen this one. This is a classic. उन भागने वालों में से एक आज की मशहूर शख्सियत एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। अब जूस समझ गए थे कि अगर हमें इस दुनिया में रहना है तो हमें सेपरेट कंट्री बनानी पड़ेगी, वरना हमारा नामो निशान मिट जाएगा। वैसे तो जूस 1817 से तहरीकें करते आ रहे हैं कि अपनी सेपरेट कंट्री बनाएं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई थी हिटलर के दौरान। तो वो ब्रिटिशर्स से मांग करने लगे कि फ़लस्तीन वाला हिस्सा हमें दे दो, चाहे तुम जितने पैसे ले लो, बस फ़लस्तीन वाला हिस्सा हमें दे दो। 1947 में दुनिया भर से जूस फ़लस्तीन में शिफ्ट होने लगे और फिर 1948 में ब्रिटिशर्स चले जाते हैं मुस्लिम और जूस को फ़लस्तीन देकर। फिर ये मामला जाता है यूएन के पास। यूएन इजराइल को 45 मार्शलैंड देकर इजराइल को डिक्लेयर कंट्री करार देता है,
जिसकी वजह से अरब कंट्रीज काफ़ी गुस्सा हुई और वो यूएन के पास चली गई कि आप अपनी बात वापस ले लें, लेकिन यूएन ने अरब कंट्रीज को कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वो वापस आ गई। अब तो अरब कंट्रीज ऑलरेडी गुस्सा थी, जिसकी वजह से उसी साल 1948 में इसराइल के खिलाफ अरब कंट्रीज ने वॉर डिक्लेयर कर दी। अब पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि ये नन्ना मुन्ना छोटा सा इसराइल जो अभी बना है उसका फिर से नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इजराइल सुकून से अरब कंट्रीज से ये जंग जीत लेगा। फिर अरब कंट्रीज इस वॉर को हारते हुए देखते हुए फिर से एक 1967 में दोबारा इजराइल पे वॉर डिक्लेयर कर देती है, लेकिन ये वाली वो तो पिछली वो से बुरी तरह अरब कंट्रीज हार जाती है। सिर्फ 6 दिन के अंदर इजराइल बुरी तरह से अरब कंट्रीज से जीत लेता है, इसीलिए इस वॉर को 6 डे ऑफ वॉर का नाम दिया गया है। अरब कंट्रीज इस हार के बाद इजराइल से माफ़ी मांगकर अपने रास्ते चल दिए। फिर कुछ टाइम बाद इजराइल को अरब कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज करना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फ़लस्तीन समझ गया कि इजराइल की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। इसी की वजह से फ़लस्तीन ने 1964 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पार्टी बनाई, जिसको शॉर्ट में पीएलओ कहते हैं। पीएलओ को अरब कंट्रीज का काफ़ी सपोर्ट था, स्पेशली ईरान का। ईरान पीएलओ को काफ़ी फंड्स देता था और चीप प्राइस में वेपन्स भी देता था, जिसकी वजह से पीएलओ इजराइल के लिए गले की हड्डी बन के रह गई। इतनी गोरिल्ला अटैक्स आज तक पीएलओ ने इजराइल पे की है कि सिर्फ आप सोच ही सकते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री होती है यासिर अराफात की, जो फतह पार्टी के चैम्पियन थे। फिर 1969 को पीएलओ के भी चेयरमैन बनते हैं यासिर अराफात। उसके बाद फतह पार्टी और पीएलओ एक ही पार्टी बन जाती है। अब इजराइल ने सोचा कि फतह पार्टी को कैसे कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से इजराइल ने हमास की क्रिएशन करवाई। जी हाँ, आपने सही सुना, इजराइली वो था जिसने हमास की क्रिएशन करवाई थी। इजराइल ने ये ऑफिशियली पब्लिकली भी ये बात कही है। You know, Hamas, if you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. पहले इजराइल हमास को काफ़ी फंड्स देता था, जिसकी वजह से 2006 और 2007 के बीच में एक वॉर हुई फतह पार्टी और हमास के बीच में। उस वॉर को नाम दिया गया द बैटल ऑफ द गाज़ा। हम द बैटल ऑफ गाज़ा की डेप्थ पर नहीं जाएंगे क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। चलिए इसे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। हज़ारों सालों की हिस्ट्री की वजह से इजराइल फ़लस्तीन को अपना होमलैंड मानता है, कोई सेंस है इस बात की? जिसके जवाब में अल्लामा इकबाल ने एक करारा जवाब दिया है यहूदों को। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, एक खाके फ़लस्तीन पे है अगर यहूद का हक, तो हस्पानिया पे क्यों नहीं अहले अरब का। हस्पानिया स्पेन को कहते हैं। अल्लामा इकबाल इस पोट्री में उस टाइम की बात कर रहे हैं 8th सेंचुरी की, जब मोहम्मद बिन कासिम ने स्पेन को फतह किया था और स्पेन पे कई सेंचुरीज तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी। अल्लामा इकबाल ये कहना चाहते हैं कि अगर फ़लस्तीन इजराइल का है तो उस हिसाब से स्पेन भी मुसलमानों का ही हुआ। वैसे तो हर 1-2 साल में इजराइल और फ़लस्तीन की वॉर होती रहती है, लेकिन जो 2023 के आखिर में वॉर हुई है वो उसे बहुत बड़ी वॉर कंसिडर किया जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायली सिविलियंस पे अटैक कर दिया, जो उस टाइम पे 4 किलोमीटर दूर नोवा फेस्टिवल मना रहे थे। हमास बाय लैंड आया और बाय एयर आया, और आते ही हमास ने गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम के अंदर इजराइल के 1200 सिविलियंस मारे गए और 240 सिविलियंस को हॉस्टेजेस बना के हमास अपने साथ गाज़ा में ले गया, जिसके जवाब में इजराइल ने गाज़ा पे अटैक बैक कर दी। और कुछ ही टाइम के अंदर गाज़ा की हॉस्पिटलें, स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स हवा में उड़ गई। 80% गाज़ा का लैंड ख़त्म हो गया बमबारी की वजह से, और आज की डेट तक 35,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें से सिर्फ 15,000 बच्चे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ कि जब रशिया यूक्रेन पे वॉर करता है तब यूएन के ह्यूमन राइट्स आगे आ जाते हैं। जब ये इजराइल ने इतनी बमबारी, इतने बच्चों को सरेआम बम में मार डाला, तब ये यूएन कहाँ हैं? अब इनके ह्यूमन राइट्स कहाँ चले गए?
जिसकी वजह से हर दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुआ, यूएस में हर जगह प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अभी भी गाज़ा की हालत सही नहीं हुई। तो दोस्तों मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि गाज़ा की लाइट भी कट ऑफ हो गई है, फूड सप्लाई भी कट ऑफ है, वाटर सप्लाई भी कट ऑफ है। तो दोस्तों अभी आप और कोई मदद नहीं कर सकते गाज़ा की, तो एटलीस्ट आप अपने पैसे देकर, आप उनको फ़ंड देकर उनकी मदद करें, ताकि गाज़ा के बच्चे, मासूम बच्चे रोटी और पानी पी सके और आपको दुआएं करें। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी?